सो नाउ इन दिस लेक्चर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था उसको हम कैरी ऑन करेंगे। फार्माकोलॉजी ऑफ एसिटाइल कोलिन। जब भी फार्माकोलॉजी को हम देखते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें हमने उसके बारे में बतानी होती हैं, ड्रग के बारे में, जिस तरह के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एसिटाइल कोलिन आप क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि ये डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट है। तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा वो होगा नॉन सेलेक्टिव एगोनिस्ट ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। नॉन सेलेक्टिव मीन्स के निकोटिनिक और मस्कारिनिक दोनों रिसेप्टर्स पे एक्शन इसका होगा। आफ्टर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फार्माकोलॉजिकल एक्शंस लिखने हैं उस ड्रग के कि वो ड्रग के किस किस ऑर्गन पे क्या क्या एक्शंस आ रहे हैं। आई के ऊपर M3 रिसेप्टर्स होते हैं। M3 रिसेप्टर्स आर GQ कपल्ड रिसेप्टर्स। आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर उन रिसेप्टर्स का भी मैकेनिज्म लिख सकते हैं। पहले ये लिख के कि नॉन सेलेक्टिव एगोनिस्ट है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स का। देन आप बता सकते हैं कि कौन सा पाथवे यूज़ करते हैं। GQ वाला पाथवे भी यूज़ करते हैं, उस पाथवे को आप आगे एक्सप्लेन कर दें, और GI वाला पाथवे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि M2 जो है वो GI है और M3 और M1 GQ है। और निकोटिनिक चैनल्स जो हैं वो लिगेंड गेटेड हैं, तो आप ये भी साथ लिख सकते हैं कि निकोटिनिक जो रिसेप्टर्स हैं वो लिगेंड गेटेड चैनल्स हैं। तो ये एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप प्रॉपर लिख सकते हैं डिटेल में भी, और शॉर्ट वे के अंदर भी नॉन सेलेक्टिव एगोनिस्ट ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। अब आई के ऊपर GQ कपल रिसेप्टर होते हैं और M3 रिसेप्टर है, तो वहाँ पे प्यूपिल ने कॉन्स्ट्रिक्ट करना है, मियोसिस इसको बोलते हैं। कि आपका जो स्फिंक्टर मसल्स होते हैं आई के अंदर उनको ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो प्यूपिल होता है वो उसका साइज़ छोटा हो जाता है, और इस टर्म को हम कहते हैं मियोसिस। और इंट्राओक्यूलर प्रेशर आई के अंदर कम हो जाता है। हार्ट के ऊपर भी हमने पढ़ा था। अब एक्शंस आपने कहाँ से आपको याद आएंगे कि जहाँ जहाँ पे उनके रिसेप्टर्स की लोकेशंस हैं और रिसेप्टर कौन सा है और उसका रिसेप्टर का काम क्या है, ठीक है। तो उससे आपको सारा एक्शन समझ में आ जाएगा और ऑर्गन्स भी समझ में आ जाएंगे। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस में सेकंड हार्ट पे होते हैं M2 रिसेप्टर्स। M2 रिसेप्टर्स इनहिबिटरी हैं, मींस के हार्ट रेट को कम करेंगे, तो हार्ट रेट को भी कम करेंगे जिससे ब्रेडिकार्डिया जिसको हम कहते हैं। और SA0 हाइपरपोलराइजेशन करेंगे, मींस के इसको हाइपरपोलराइज स्टेट के अंदर रखेंगे। जो SA0 कंडक्शन है, AV0 कंडक्शन होती है और SA0 कंडक्शन होती है हार्ट के अंदर, तो उनमें हाइपरपोलराइजेशन करेंगे, मींस के थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे ना हार्ट पे, क्योंकि M2 जो है वो इनहिबिटरी है। तो हार्ट रेट भी कम, SA0 हाइपरपोलराइजेशन। और जब हाइपरपोलराइजेशन होती है तो उसको दोबारा से डीपोलराइजेशन के अंदर आने के अंदर टाइम लगता है, तो उसको हम कहते हैं कि रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है ना इसका वो प्रोलॉन्ग हो गया, और एक्शन पोटेंशियल ज़ाहिर बात है फिर कम जनरेट होंगे, नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल आर डिक्रीज्ड। तो ये हार्ट के ऊपर इसका एक्शन है। ब्लड वेसल्स पे M3 भी होते हैं, स्मूथ मसल्स पे M2 भी होते हैं। M2 अगर एक्टिवेट होगा तो वेजोडाइलेशन हो जाएगी, और अगर M3 एक्टिवेट होगा तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। और बाकी जो स्मूथ मसल्स हैं उन पे जस्ट M3 होते हैं। GIT के अंदर मोटिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस रिलैक्सेशन ज़्यादा हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रही हैं, मोटिलिटी बढ़ेगी और पेरिस्टालसिस की जो मूवमेंट है वो बढ़ेगी। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो आपके ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है। यूरिनरी ट्रैक्ट में आपको पता है, आपने ये पढ़ा था ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का, यूरिनरी ट्रैक्ट का, जो यहाँ पे हमने पैरासिम्पथेटिक और सिम्पथेटिक सिस्टम के यूजेस को पढ़ा था कि वो सिस्टम्स कहाँ कहाँ पे और किस तरह एक्ट कर रहे हैं। कम मीन्स किया है कि यूरिन आउटपुट आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लैडर का जो स्फिंक्टर होता है उसको ये रिलैक्स करते हैं, उसका जो स्मूथ मसल्स हैं स्फिंक्टर के उसको रिलैक्स करेंगे, यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा। ग्लैंड्स के ऊपर M1 भी होते हैं और M3 भी होते हैं।
M1 जो होते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह के ऊपर होते हैं, उनमें सलाइवा की स्क्रीशन ज़्यादा होंगी, बाकी जो ग्लैंड्स हैं उसमें स्क्रीशंस उनकी जो स्क्रीशंस है वो ज़्यादा हो जाएंगी। एक्सोक्राइन ग्लैंड पे M3 होता है तो एंजाइम्स की स्क्रीशन ज़्यादा होगी। स्वेट ग्लैंड्स पे M1 तो स्वेटिंग ज़्यादा हो जाएगी। और फिर पाराइटल सेल्स आते हैं आपके स्टमक में, उस पर भी M1 होता है, उस पर HCl की स्क्रीशन ज़्यादा होगी क्योंकि ये हैं एक्टिव, इनका ये GQ वाले हैं, मीन्स के इनका जो पाथवे वो एक्टिवेशन वाला पाथवे है, कुछ ना कुछ एक्टिवेट करना, कुछ ना कुछ। जो MI है, जो आपका M2 है वो GI है, इनहिबिटरी पाथवे है उसका। देन आपका CNS पे भी आप देखें अगर तो CNS पे भी M3 रिसेप्टर्स होते हैं, तो स्टिमुलेशन करेंगे, लोकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाएगी, मेमोरी प्रोसेस आपका प्रमोट हो जाएगा। ये हमने डिस्कस किए थे जब हम रिसेप्टर्स की लोकेशन को देख रहे थे और उनका जो अफेक्ट है वो देख रहे थे। देन CNS पे आपका M1 रिसेप्टर होता है, तो M1 रिसेप्टर्स मींस कि वहाँ पे स्टिमुलेशन होगी, लोकोमोटर एक्टिविटी बढ़ेगी, मेमोरी का प्रोसेस आपका प्रमोट होगा। ये हम जब रिसेप्टर्स की लोकेशन को हमने देखा तो उनके इफेक्ट्स को देखा था, तब भी हमने ये डिस्कस किया था कि CNS पे क्या इफेक्ट आता है। स्केलेटल मसल्स पे निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं एज यू नो, और वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन निकोटिनिक रिसेप्टर्स लिगन गेटेड आयन चैनल्स हैं, तो ये जो है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करेगा स्केलेटल मसल्स में। और अगर इसकी हाई डोज हो जाती है या हाईली ये रिसेप्टर जो है वो ट्रिगर हो जाता है, तो वहाँ पे मसल्स में ट्रेमर्स पड़ेंगे, आपके मसल्स जो हैं वो कांपना शुरू हो जाएंगे। देन ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं NN, और अगर लो डोज है मींस के एसिटाइलकोलिन का लेवल जो है वो लो है तो स्टिमुलेशन होगी उस ऑटोनोमिक गैंग्लिया की। बट अगर हाईली वो उसको एक्टिवेट कर रहा है निकोटिनिक रिसेप्टर्स को, तो वो ज़्यादा ओवर स्टिमुलेशन जब होगी या ओवर एक्टिवेशन होगी तो वो ब्लॉक हो जाएंगे, जो रिसेप्टर्स है उनका जो एक्शन है ब्लॉक हो जाएगा। देन थेरापेटिक यूजेस, बिकॉज अब थर्ड पे जो आता है ना वो थेरापेटिक यूजेस आता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस आपने कर लिए, थेरापेटिक यूजेस, फिर फार्माकोकाइनेटिक्स और फिर एडवर्स इफेक्ट्स, ये 5 चीज़ें हमने एक फार्माकोलॉजी के अंदर बतानी होती हैं। थेरापेटिक यूजेस में बिकॉज कि ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है तो इसका कोई क्लिनिकल यूज़ इतना नहीं है, ये बॉडी में एब्जॉर्प्शन इसकी और जो एक्शन है वो अगर हम बाहर से दे रहे हैं इसको एसिटाइलकोलिन को, तो इसका क्लिनिकल यूज़ ज़रा लिमिटेड है। एज सच आप दोगे तो उसकी डिग्रेडेशन बहुत जल्दी हो जाती है। बाकी फार्माकोकाइनेटिक्स में इसके मेटाबॉलिज्म आपको पता है कि एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम होता है, उसको साइनैप्स के अंदर इसको डिग्रेड करता है, तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। क्योंकि बाकी क्लिनिकल यूज़ इसका इतना नहीं है, तो हम ये भी नहीं है कि हम ओरली लेते हैं या किस तरह जो है वो यूरिन से पास होता है, वो तो नहीं एक्चुअली फार्माकोकाइनेटिक्स में इसका आएगा क्योंकि ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। बट बाकी जो भी ड्रग्स हैं उसमें हम ये लिखेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स के हवाले से। और इसमें एक ट्रिक आपके लिए ये है कि फार्माकोकाइनेटिक्स, क्योंकि डिफरेंट ड्रग्स हैं उनमें डिफरेंट काइनेटिक्स होंगी, कोई यूरिन से जा रहा होगा, कोई मेटाबोलाइज होकर लीवर से, बट मेटाबोलाइज हो सकता है वो डायरेक्टली किडनी से बगैर अनचेंज फॉर्म के अंदर ही किडनी से ही बाहर चले जाएं यूरिन के थ्रू, तो ये भी हो सकता है। कुछ आपको IV देते हो, आप कुछ औरल रूट से यूज़ करते हो, तो ये मिक्सअप हो जाते हैं। अगर आप फार्माकोकाइनेटिक्स आपको हर किसी की नहीं याद रहती, तो जनरल जो आप लिखोगे ना वो आप ये लिखोगे, अगर आपको भूल जाती है या आपको नहीं याद रहती तो जनरली हम ये लिखेंगे कि ये मेटाबोलाइज होता है लीवर से और यूरिन से एक्सक्रीट आउट होता है, और जो एब्जॉर्प्शन है इसकी वो औरल IV दोनों तरीके से हो सकती है। तो ये एक जनरल है, अगर आपको नहीं याद आ रही पर्टिकुलरली उस ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स, तो फिर आप ये 3 चीज़ें आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स इन्हीं काइनेटिक्स को फॉलो करती है। देन एडवर्स इफेक्ट्स हैं इसके, एडवर्स इफेक्ट्स भी आप जनरेट कर सकते हैं। एक तो एज इट इज़ आपने याद करने हैं, प्लस ये है कि जो भी आपने ऊपर एक्शंस पढ़े हैं उन्हीं के लिहाज से उनके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। अगर मियोसिस होगी, प्यूपिल आपका कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा तो आपको विजन में प्रॉब्लम भी हो सकती है। मसल आपके ट्रेमर्स पड़ते हैं तो क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। हार्ट रेट कम करता है ये तो ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन हो सकती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स पे ये वेजोडाइलेशन अगर M2 जो है वो एक्टिवेट होता है तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर कम होगा, हाइपरटेंशन होगी। ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन है तो ब्रोंकोस्पाज्म जो है वो भी एक एडवर्स इफेक्ट में जा सकता है अगर ज़्यादा इशू अगर इसमें आ जाए तो ये एडवर्स इफेक्ट्स हैं कुछ जो आप इसमें याद कर सकते हैं। देन आते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा था कि इरिवर्सिबल इनहिबिट करते हैं एसिटाइलकोलिन एस्टेरेज के।
एस्ट्रेस को, ठीक है। इरिवर्सिबल इनहिबिट करते हैं एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस जो एंजाइम है। तो इसका जो एंजाइम है वो इनहिबिट हो गया तो एसिटाइलकोलिन की जो सिनेप्टिक लेफ्ट के अंदर आपका कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो उससे जो इफ़ेक्ट्स हैं थोड़े से एनहांस्ड आएंगे। जिस तरह हार्ट है तो हार्ट रेट जो है वो क्या करता था, आप अगर उसी को रिकॉल करें एसिटाइलकोलिन के वे के अंदर, तो हार्ट में हार्ट रेट कम होता है, ठीक है, और हाइपोटेंशन होती है। तो हार्ट रेट है, ब्लड वेसल्स पे जो है वो डायलेशन है तो हाइपोटेंशन हो जाएगी। लेकिन समटाइम्स टैकीकार्डिया भी करता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के केस के अंदर समटाइम्स ये होता है कि टैकीकार्डिया भी एक हो जाता है, इसमें हार्ट रेट आपका ज़्यादा भी हो जाता है कुछ टाइम के बाद। आई के ऊपर एज सेड मियोसिस, ओकुलर प्रेशर कम होना, ये चीज़ जो हम अभी पढ़ के आए हैं एसिटाइलकोलिन के केस के अंदर, वही यहाँ पे है कि बिकॉज ये भी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हैं। एसिटाइलकोलिन का ही लेवल इनडायरेक्टली एसिटाइलकोलिन का लेवल ही ज़्यादा कर रहे हैं। तो आई के ऊपर मियोसिस, ओकुलर प्रेशर, गैंग्लिया पे लो डोज पे स्टिमुलेशन, हाई डोज पे ब्लॉकेड, और स्केलेटल मसल्स में मसल ट्रैम्बलिंग, मसल कॉन्ट्रैक्शन। ट्रैम्बलिंग मीन्स वही आपका कि मसल्स ट्विचेस होना, कांपना मसल्स का। सीएनएस पे क्योंकि एसिटाइलकोलिन का लेवल ज़्यादा है तो सीएनएस की स्टिमुलेशन ज़्यादा है, इट मीन्स कि वो कन्फ्यूजन में चला जाएगा, कन्वर्जन्स उससे होंगी, दौरे पड़ सकते हैं कन्वर्जन्स, और एक टाइम पे आके कोमा भी हो सकता है। तो ये उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के। ये पॉइजन्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स के अंदर होते हैं, तो इनसे थोड़ा जो है ना, इनका जो नेगेटिव चीज़ें हैं इसके अंदर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के अंदर वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिविटी। अब यूजेस की बात कर लें तो इसमें आप देखें ग्लाउकोमा, ये आपका यूज़ किस तरह है कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर को कम करता है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, तो ग्लाउकोमा में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। एट्रोपिन पॉइजनिंग, एट्रोपिन जो होती है, एट्रोपिन एंटी कोलिनर्जिक है, मीन से कोलिनर्जिक सिस्टम को इनहिबिट करती है। तो जब एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो जाएगी तो हमें उसका ऑपोजिट इफेक्ट चाहिए, मीन से कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन चाहिए, तो उसके लिए हम ऑर्गेनोफॉस्फेट्स को दे सकते हैं। और ये कोबरा बाइट के अंदर भी आपका यूज़ हो सकता है, अल्जाइमर्स डिजीज़ के अंदर भी यूज़ हो सकता है जो मेमोरी की प्रॉब्लम है। इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो मेटाबॉलिज्म इसका लीवर से है, यूरन जो है वो एक्सक्रीशन जो है उसकी यूरन से है, और बिकॉज़ ये पेस्टिसाइड्स होते हैं ये इन्हेलेशन से भी चले जाते हैं, स्किन से भी अब्जॉर्ब हो जाते हैं, जीआईटी के थ्रू भी इंजेस्ट आप कर सकते हो इन्हें। तो ये पॉइजनिंग अपनी कॉज करते हैं। एडवर्स इफेक्ट इनके वही हैं जो आपने अभी ऊपर पढ़े हैं एसिटाइलकोलिन के, वही आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के थोड़े पॉइजनस इफेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो हम इसकी पॉइजनिंग को भी डिस्कस करते हैं कि पॉइजनिंग ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स उसमें क्या क्या इफेक्ट आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कि पिन पॉइंट प्यूपिल मीन्स कि ये होता है कि आपका ये आई है तो ये बहुत छोटा सा एक पॉइंट की तरह आपका प्यूपिल नज़र आएगा। अगर आपने ये देखना हो कि इस बंदे को किस चीज़ की पॉइजनिंग हुई है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की, क्योंकि कॉमनली हो जाती है, तो आप देख सकते हो कि इसने कौन कौन सी सिम्टम्स आ रही हैं या कौन कौन से इफेक्ट्स आ रहे हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग है। एक तो ये कि मियोसिस करता है, मियोसिस मीन्स के कॉन्स्ट्रिक्ट करता है प्यूपिल को, तो प्यूपिल बहुत छोटा हो जाएगा, पिन पॉइंट प्यूपिल हो जाएगा। पॉइजनिंग मीन्स कि उसका जो डोज है वो आपने बहुत हाईली जो है वो इंजेस्ट कर लिया या इनहेल कर लिया है, तो पिन पॉइंट प्यूपिल हो जाएगा। जो सलाइवा है वो आपका बहुत ज़्यादा जो है वो स्क्रीट आउट होगा, ठीक है। ब्रीदिंग आपकी डिफ़िकल्टी हो जाएगी, स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, आपको सांस का मसला आना शुरू होगा। एब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ेंगे, आपकी मोटिलिटी डिस्टर्ब होगी, एब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ेंगे। यूरन जो है वो इनवॉलेंट्री यूरन आउटपुट आना शुरू हो सकता है। मसल में ट्रैम्बलिंग है, मसल की क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो मसल की ट्रैम्बलिंग ज़्यादा होगी, ट्विचिंग होगी, और अल्टीमेटली पैरालिसिस का भी चांस है। सीएनएस में एज सेट कन्फ्यूजन होगी, कोमा, कन्वर्जन्स, दौरे वगैरह पड़ेंगे, और एटेक्सिया, एटेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ बैलेंस, कि आपका जो बैलेंस है वो उसमें लॉस ऑफ बैलेंस आपको हो जाएगा, आपका जो कोऑर्डिनेशन है मसल मूवमेंट की वो नहीं रहेगी, आपका गिरोगे आप बार बार, आपसे बैलेंस बॉडी का नहीं बनाया जाएगा। सो ट्रीटमेंट इसकी क्या हो सकती है, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग अगर हो जाए तो ट्रीटमेंट जो है उसमें अगर आप देखो एट्रोपिन की पॉइजनिंग के अंदर हम ऑर्गेनोफॉस्फेट को यूज़ कर रहे थे, बट अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो जाएगी तो उसका ऑपोजिट इफेक्ट हमें एट्रोपिन से मिलता है, तो हम उसको एट्रोपिन यूज़ कर लेंगे एज एन एंटीडोट।
और सेकंड हम एसिटाइलकोलिन एस्टरेज की रीएक्टिवेशन करवा देंगे। तो रीएक्टिवेशन के लिए कौन सी ड्रग या क्या चीज़ यूज़ होती है उस एंजाइम को रीएक्टिवेट करने के लिए, बिकॉज़ ये इरिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं जो आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं वो इरिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को। तो इसकी हमें रीएक्टिवेशन चाहिए होगी, उनको हटाना होगा वहाँ से। तो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज की रीएक्टिवेशन के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है, यूज़ हो सकती है, ये आप लोग जो है वो सर्च आउट करेंगे। और ये इसकी ट्रीटमेंट है, ये दोनों वेज से ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग को ट्रीट किया जा सकता है। सो ये था आपका कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, जिसमें हम दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हम पढ़ ली हैं, एसिटाइलकोलिन पढ़ा है और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स पढ़ लिए हैं। अब इसमें अगर एक चीज़ देखें कि अगर आपको कहा जाता है, लेट्स मूव टू इनकी जो क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे अगर आप देखें कि एसिटाइलकोलिन आपको पढ़ाया और आप कहें कि मेथाकोलिन, के आपको क्वेश्चन आता है कि आप मेथाकोलिन के बारे में लिखें, तो बिकॉज़ ये एक ही क्लास के हैं, एसिटाइलकोलिन और मेथाकोलिन एक ही क्लास के हैं, तो आप यही वाला जो इसके जो फार्माकोलॉजी है उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है एक इंडिविजुअल ड्रग के लिहाज से, लेकिन बाकी जो है वो आप मेथाकोलिन में भी लिख सकते हैं अगर आपको मेथाकोलिन आ जाती है। और इनडायरेक्ट एक्टिंग में हमने जो है वो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स पढ़े हैं। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट आपको इकोथायोफेट का क्वेश्चन है या मेलाथायोन का आपको क्वेश्चन है, आप ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की जो कोलॉजी है वो लिख सकते हैं जो आपने अभी पढ़ी है। तो ये थे आपके इसमें मेजर एगोनिस्ट जो हमने पढ़ने थे। बाकी अब नेक्स्ट हम कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट की बात करेंगे इंशाल्लाह।